हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री पार्ट ऑफ योर नीट एमजेटी 14th जो पेपर आपका हाल ही में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, और ये पेपर आपका रिलेटिवली आसान है। तो जैसे कहीं कहीं पे आपकी इनऑर्गेनिक ऐसी आ जा रही है कि जो कि यार मतलब जैसे नीट एमजेटी 13th की बात करें तो वो उसकी इनऑर्गेनिक में कुछ सवाल ऐसे हैं कि यार जैसे वो आपका था बेटा कि लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था और बहुत ही वाहियात टाइप का सवाल था। तो उस टाइप के नहीं है, सारे अच्छे और अपने जो है मतलब रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये वाला पेपर आपका अच्छा है और थोड़ा रिलेटेबल है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप बात करो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्या प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से आपका रेट कांस्टेंट बदलता है? हमने कहा जी नहीं। आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इस बात की चर्चा करते हो कि भाई मान लीजिए कोई रिएक्शन है आपकी और वहाँ पे अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो या घटाते हो, है ना, वॉल्यूम को बढ़ाते घटाते हो, तो मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या आपका रिएक्शन का जो रेट है कांस्टेंट है वो बदलता है? हमने कहा जी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे क्या होता है वहाँ पे बेटा, जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन हो रही है भाई ए प्लस बी गोइंग टू सी प्लस डी कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके गैसियस नंबर ऑफ मोल्स किस साइड में ज़्यादा हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और आपने प्रेशर बढ़ाया है घटाया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिएक्शन है वो या तो भाई बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि आपके के को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, वॉल्यूम में चेंज करने से, इनर्ट गैस का एडिशन करने से कांस्टेंट प्रेशर पे, इन सब चीज़ों से आपका जो के है बेटा वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने क्या ही चेंज कर दिया, आपने कैटलिस्ट, लेकिन अब मान लीजिए कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट की अगर हम बेटा बात करें तो भाई मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट यहां पे है, प्रोडक्ट्स यहां पे हैं। ठीक है, अच्छा तो यहां पे बेटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए भाई ये आपकी इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये आपकी इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाएं। वंस दैट पर्टिकुलर बैरियर इज क्रॉस्ड आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेटा वहां पे हो जाएगा, अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो ओरिएंटेशन वगैरह उनका सही है। तो अब कैटलिस्ट यूज किया तो हो सकता है कि रिएक्शन आपके किसी दूसरे पाथ से जाए, और मान लीजिए कि आपने कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया है तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन का वो क्या हो गया है बेटा, घट गया है। अरेनियस से भी अगर मैं बात करूं तो के आपका निकल के आता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पे यही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटलिस्ट के यूज से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, डिपेंड करता है आपने भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट है या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट है। लेकिन जो भी है हमने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होगा, और अगर इस वैल्यू में चेंज होगा तो बेटा आपका के जो है वहां पे बदलेगा। तो अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी के साथ छेड़खानी करेंगे तो यस आपका के जो है बेटा वो बदल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आप पढ़ते हो भाई रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, वहां पे जोन रिफाइनिंग का बेटा क्या है नाम आता है, और हम बात करते हैं कि भाई जोन रिफाइनिंग क्या करते हैं हम मेटलॉइड्स के लिए, है ना, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको अल्ट्रा प्योर जब चाहिए होता है, अल्ट्रा प्योर आपको यहाँ पे बेटा क्या है मेटलॉइड्स मिलते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भाई ये आपके पास एक पीस है जिसमें क्या है, ये मेटलॉइड का पीस है। मेटलॉइड्स आपके हो सकते हैं बेटा, ये बोरॉन हो सकता है, आपका क्या हो सकता है यहाँ पे जर्मेनियम हो सकता है, ये सिलिकॉन हो सकता है, गैलियम हो सकता है, ये सारे हो सकती हैं। अब इस पर क्या है, पहले अपन एक SiO2 की लेयर लगा देते हैं क्वार्ट्ज की, ताकि जब इसको हीट करें तो मोल्टन वाला जो है भाई बाहर ना गिरे। ठीक है, ये आपकी SiO2 की क्या है बेटा लेयर है। फिर हम एक क्या है रिंग हीटर लाते हैं। रिंग हीटर मतलब रिंग की शेप में एक हीटर है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, और इस रिंग हीटर को हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहां से लेके यहां तक मूव करेंगे। क्या होगा भाई, जैसे जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां पे गया, ठीक है, तो
ज़्यादा गर्म पोर्शन कहाँ पे रहेगा, जिधर हीटर है वहाँ पे रहेगा, तो वहाँ पे ये सॉलिड पार्ट क्या है, मोल्टन फॉर्म में रहेगा। और इस तरीके से क्या है, हम इसको रिपीट करते रहेंगे। ऐसे लेके गए, फिर वापस मत लेके आ जाना, हटाना, दोबारा यहाँ पे लाना और फिर ऐसे करना है, बैकवर्ड नहीं आना है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में क्या है, हम इसको रिंग हीटर को लेके जाते रहेंगे, जिससे आप देखोगे कि फाइनली आपकी जो इंप्योरिटीज़ हैं बेटा, वो लास्ट वाले कुछ सेक्शन में वहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी इंप्योरिटीज़ जो है वो मोल्टन फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल होती है। मतलब जब आपने रिंग हीटर को लेफ्ट से राइट मूव किया, मैं रिंग हीटर को इधर से इधर लेके जा रहा हूं, तो जब आप हीटर को मूव करा रहे हो तो आपकी इंप्योरिटीज, क्योंकि आपका मोल्टन जो पोर्शन है वो भी भाई मूव करेगा इसके साथ साथ, क्योंकि भाई मैं हीटर को ऐसे मूव करा रहा हूं तो पिछला वाला पार्ट सॉलिडिफाई होता जाएगा और आगे आगे क्या है, आपका जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो मोल्टन स्टेट वाला पार्ट है, वो आगे चलता जाएगा। तो आपकी इंप्योरिटीज लेफ्ट टू राइट चलती जाएंगी। फिर मैं दोबारा यहाँ पे लेके आया, फिर ऐसे किया, फिर यहाँ पे लेके आया, फिर ऐसे किया, तो इसकी वजह से आपकी इंप्योरिटीज लास्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगी। एंड दिस हैपेंस बिकॉज योर इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मोल्टन स्टेट रादर इन सॉलिड स्टेट। तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ग्रेटर मोबिलिटी और ग्रेटर सोल्यूबिलिटी ऑफ इंप्योरिटीज इन द मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हमें बताना है, कौन सी जगह में आपका सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जहाँ पे डाइबोरेन हमें देते हैं, ये BeCl2 दे देते हैं, BeCl2 सॉलिड फॉर्म में दे देते हैं, है ना। तो ये सारे हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं और वहाँ से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे आपके पास 4 स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4। कंप्लीट ऑक्टेट बताना है। पहला है बेटा BeCl2 का डाइमर है, इन्होंने बोल दिया है कि भैया डाइमर है, BeCl2 का डाइमर है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स बेटा मिलेंगे वहाँ पे, तो Be, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर डाइमर है Cl BeCl और Cl, इसके पास लोन पेयर हैं, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। लेकिन क्या इसमें आपको ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है? हमने कहा सर इसके पास मैं बात करूं तो मेरे पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे। तो ऑक्टेट कंप्लीट BeCl2 के डाइमर में नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए BH2 का डाइमर, अच्छा BH2 के डाइमर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोरॉन हो गया, ये आपका बेरिलियम हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया, ये बेरिलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका इस तरीके से रहेगा। क्योंकि देखिए ये वाले जो हैं यहाँ पे, ये जो बॉन्ड हैं आपके, ये क्या है, 3 सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा 3 सेंटर्ड हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तो पहले वाले से भी बुरी हालत हो गई, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन तीनों सेंटर्स के बीच में घूम रहे हैं। वहाँ पे कम से कम 2 इधर थे और लोन पेयर से 2 इधर आए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बेटा इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपका ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। आगे बात करते हैं, BH2 सॉलिड की बात की है इन्होंने कि भाई सॉलिड कर देते हैं, डाइमर नहीं है, सॉलिड है तो बेटा एक पॉलीमर की फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स कि आपका अगर B मैं इधर बनाता हूं तो आपका ये मान लीजिए अंदर की तरफ हाइड्रोजन हो गया, और वही आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस है, और ये आपका बेटा इस तरीके से, फिर नेक्स्ट केस में हाइड्रोजन इस तरीके से रहेगा। प्लेन भी हमें इधर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्लेन आपके बदल रहे हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से चलेगा। फिर इधर हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें क्या ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ये इस तरीके से है, ये वाले हाइड्रोजन इस तरीके से हैं अंदर की तरफ, तो परपेंडिकुलर केस है। मतलब एक केस में हाइड्रोजन ऐसे आया जैसे मेरा मोबाइल का प्लेन है, और फिर अगले में ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरीके से क्या परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। लेकिन वो मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात है कि सर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है या नहीं है। हमने कहा ये तो अभी भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है ना यार, ये तो अभी भी 3C2 ही है। अगर हाँ ये होता कि भाई यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। लेकिन वैसा केस नहीं है। केस कैसा है, 3C2 ही है, तो यहाँ पे बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट स्पीशीज है।
अब बात करते हैं BeCl2 सॉलिड। अब काम बन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन को आप क्या है बेटा Cl से रिप्लेस कर दीजिए। यहां पे क्या चेंज है, अगर BeCl2 सॉलिड की बात करें तो हाइड्रोजन को चलिए बना ही लेते हैं, और ये आपका पीछे की तरफ है, लेकिन यहां से बेटा क्या होगा, ये अपने लोन पेयर्स यहां पे देगा। ये Cl इस तरीके से बना लेते हैं और ये लोन पेयर्स इस तरीके से यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो आपका बेटा यहाँ पे तो इधर भी इस तरीके से दो आएंगे आपके पास, राइट, Cl, और जो नेक्स्ट बेरिलियम को देगा बेटा यहाँ पे Cl, जो इधर देगा। अब गिनिए आप, अगर मैं इस सेंटर की बात करूं तो मेरे पास, क्योंकि ये 3C, ये आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, विच मीन्स कि यस ऑक्टेट इसमें कंप्लीट है। तो कौन सा सही आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, बैक बॉन्डिंग किस में एब्सेंट है? अगेन केमिकल बॉन्डिंग से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैक बॉन्डिंग कहाँ पे नहीं है? हमने कहा देखिए बैक बॉन्डिंग के लिए एक आपको क्या है बेटा, खाली ऑर्बिटल चाहिए, और उसके पास वाले के पास हमें क्या चाहिए भाई, वहां पे लोन पेयर्स चाहिए, वहां पे क्या है, फील्ड चाहिए, ताकि वो अपने लोन पेयर्स वगैरह डोनेट कर सके, किसको, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। लेकिन हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो सकता कि भाई 3p एटलीस्ट एक जो है आपका सेकंड पीरियड का वहां पे बेटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेकंड पीरियड का नहीं होगा तो वहां पे वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि आपके कौन कौन से होते हैं बेटा, 2p पाई भी होता है, 2p पाई, 3p पाई भी होता है, 2p पाई 3d पाई भी होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं। और कहीं एक जगह पे आप 2p पाई 4d पाई भी देखते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सर 3p पाई 3d पाई, जी नहीं, एक भी सेकंड पीरियड का नहीं है, तो हमें एक तो सेकंड पीरियड का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है बेटा, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास है SiH3 थ्राइस N, मतलब मेरे पास N है जिसके पास लोन पेयर्स थे, और ये आपके पास SiH3 हो गए हैं। अब SiH3 को ऐसे बनाया है मैंने, वैसे कैसे रहेंगे भाई, इधर ऐसे 3 हाइड्रोजन, तो इसमें बेटा अब क्या है, इनमें हिंड्रेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। इनका जो बॉन्ड एंगल देखा गया, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मैं कहूंगा कि सर ये तो मतलब टेट्राहेड्रल आ रहा है। अभी हम बैक बॉन्डिंग भूल जाते हैं, टेट्राहेड्रल आ रहा है मतलब 109 के आसपास, लेकिन क्योंकि रिपल्शन होगा तो ये थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो मे बी 111-12 के आसपास मिल जाएगा, राइट। लेकिन बॉन्ड एंगल इसमें देखा गया 120 है, ठीक है, 120 के आसपास है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर बेटा क्या है, मतलब sp3 ना होके क्या है, ये sp2 है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के जो d ऑर्बिटल हैं उनमें ये आपका 2p पाई और 3d पाई, ये आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ये लोन पेयर्स यहाँ आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैल गया है, और जो एंगल है, जो रिपल्शन वाली बात थी वो अब नहीं है, बॉन्ड एंगल 120 हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है। तो यस, यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा है बेटा SiH3 ही है अगेन, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो कह रहा है यार ठीक है, यहाँ पे तो आपके रिपल्शन वाली बात थी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कह रहे हो कि बैक बॉन्डिंग उसकी वजह से भी हुई है, लेकिन 2p पाई 3d पाई तो होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें सिलिकॉन ही है, तो यहाँ पे आपके पास बेटा लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे आपके पास D है, तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो सॉर्ट ऑफ sp2 से क्या है, यहाँ पे sp की तरफ क्या है, ये जा रहा होगा, और बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे अगेन हो रही है, क्योंकि ये 2p पाई और ये आपका 3d पाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में आपको बोला गया है ऑक्सीजन SiH3 ट्वाइस, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, H2O टाइप समझिए आप तो, और यहाँ पे SiH3, तो ये भी लोन पेयर बेटा इसके D में जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी 2p पाई 3d पाई हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, उसमें नहीं होना चाहिए, कौन सा सर, ऑप्शन नंबर 4, एंड इट सेज फॉस्फोरस है बेटा, और SiH3 थ्राइस। हमने कहा अगर फॉस्फोरस बनाओगे और ये 3 SiH3, तो Si के पास D तो है वेकेंट,
कोई दिक्कत नहीं है, डी तो है आपके पास, लेकिन ये क्या है, क्या ये 2p है, जी नहीं 3p है, तो 3p पाई 3d पाई नहीं होगा। यू नीड एटलीस्ट वन ऑर्बिटल फ्रॉम सेकंड पीरियड, यहाँ पे दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं, ये इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें बताना था, क्योंकि कौन से केस में आपका वहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज क्वेश्चन नंबर 5, यस, XeF6 xenon hexafluoride डिजोल्व्स इन अनहाइड्रस HF। अनहाइड्रस HF में अगर आप XeF6 को डिजोल्व करते हो तो बोल रहे हैं ये काफ़ी गुड कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाता है ना। तो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनता है, क्यों बनता है, कौन से आयंस की प्रेजेंस यहाँ पे होती है जिसकी वजह से क्या है, ये बेटा कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। तो वही हमें बताना है। अगर आप देखो तो क्या होता है भाई बेटा, XeF6 आपका एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। अगर आप XeF6 की रिएक्शन HF से करवा दोगे तो यहाँ से F- इसको दे दीजिए, तो ये बन जाएगा HF2- और Xe ने F- दे दिया, XeF5+। इनकी वजह से ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग है। आयंस हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कंडक्टिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से ऐसा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है ना, और येलो कलर का ये सॉल्यूशन आपका आता है बेटा, ठीक है। तो इन केस आप ढूंढ रहे हो तो येलो कलर का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है, कुछ ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पे बना लेते हैं थर्ड, यहाँ पे बना लेते हैं फोर्थ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास जो है बेटा वो है Al2CH36, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक Al बनाइए, यहाँ पे दूसरा Al बनाइए, ये CH3 वाला हो गया। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं अगेन, और ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ये आपका कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ये इस तरीके से। और यहाँ पे आपका CH3 यहाँ पे भी CH3 ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें ये वाले बॉन्ड्स 3C2E बॉन्ड्स हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक है कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक मतलब बेटा वहां पे आपके मेटल से कार्बन की बॉन्डिंग वहां पे होनी चाहिए, एक बॉन्ड एटलीस्ट ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने कहा एल्यूमिनियम मेटल रहा, कार्बन ये रहा, यहाँ पे बॉन्डिंग है, इधर देख लीजिए, तो ये तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको बेटा दिया गया है जीज सोल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ते हो KPT C2H5 नोट 5, इस तरह का आपके पास है, ठीक है। PTCl3 और Cl3 मतलब क्या है कि प्लेटिनम हो गया बेटा, 3 Cl इस तरीके से लगा दीजिए, Cl जो कि इसको अपने क्या है यहाँ पे लोन पेयर्स दे रहे हैं। और जो C2H4 है यहाँ पे आप देखते हो कि इसका जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर होता है PTCl3 के प्लेन के, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। तो भाई ये आपका मेटल हो गया, ये आपका कार्बन वाला हो गया। तो यहाँ पे भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, इसका मतलब ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही है ना। आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वाले सेक्शन के अंडर में ही पढ़ते हो इसे। तो ये वाला भी क्या है बेटा, जीज सोल्ट, यहाँ पे ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए NCH3 थ्राइस, यहाँ पे CH3 है, कार्बन से बॉन्डिंग तो है लेकिन ये कोई मेटल थोड़ी ना है, ये तो नॉन मेटल है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। लास्ट देखिए टाइटेनियम है OC6H54, ये क्या है OC6H54, ये मतलब क्या है आपका, ये हो गया C6H5 और ये फिनॉक्साइड, इस तरह का कुछ रहेगा। और टाइटेनियम के साथ अगर हम देखें 1 2 3 4 तो कोई दिक्कत नहीं है, O के साथ आप PH लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो टाइटेनियम और कार्बन के बीच में नहीं है, वो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। तो 1 और 2 आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, विच मीन्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 7th में आपको बोला गया है द आइसोमर कैन बी मार्क्ड एज, एक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, बोल रहे हैं कि इस आइसोमर को क्या बोल सकते हैं, हम सिस बोल सकते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। देखिए देखकर तो हम डी और एल पे कमेंट नहीं कर सकते हैं कि भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लीवो रोटेटरी, तो ये तो वाहियात बात है, क्योंकि वो आप कमेंट नहीं कर सकते, वो आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता लगता है बेटा, एक्सपेरिमेंटल होता है वो रिजल्ट। तो इन्होंने जो आपको दिया है वो कुछ इस तरह का बना के दिया है। यहाँ पे मेटल M है और यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3,
यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। तो मैंने कहा ये किस तरह का है बेटा, M 4 NH3 हैं, A4 B2 है। इसके दो बन सकते हैं, या तो B जो हैं यानी कि यहाँ पे जो Cl हैं बेटा वो एक दूसरे के अपोजिट रहें जो कि ट्रांस है, Cl एक दूसरे के इस तरीके से हैं तो ये ट्रांस है, दोनों साथ में हो जाते, यहाँ पे भी Cl मान लो, यहाँ पे भी Cl, वो सिस फॉर्म हो जाती। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस आइसोमर है, ऑप्शन नंबर 2। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है IUPAC नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफी क्वेश्चन है बेटा इस पेपर में, और कोऑर्डिनेशन नाम पूछा है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, IUPAC नेमिंग K3FeCN5 कार्बोनिल। ठीक है, तो ये क्या है भाई, आपके पास 5 साइनो है बेटा, तो ये हो जाएगा पेंटा साइनो, ये हो जाएगा कार्बोनिल। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पोटाशियम पे +1 चार्ज, तो इस पे हो गया बेटा +3, इस पे हो गया -3, और एनायनिक बन गया तो आपको भी फेरेट लिखना पड़ेगा। पहले किसका नाम आता है भाई, पहले कैटायन आता है, कैटायन वाली हमने लिख दिया भाई पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम। उसके बाद आप इसका लिखोगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई पहले लिगेंड्स आएंगे, पेंटा का P तो काउंट नहीं होगा, साइनो का C के बाद यहाँ पे भी C है, कार्बोनिल में A है, इसमें Y है, तो पोटाशियम के बाद आएगा बेटा कार्बोनिल, के बाद आएगा पेंटा साइनो, और फिर आ जाएगा फेरेट, है ना, क्योंकि एनायनिक में है। और ऑक्सीडेशन नंबर भाई इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे -1 होगा, -1 वाले 5 हैं, बाहर -3 है, तो Fe पे मान लीजिए X -1 × 5 = -3 एंड दिस विल गिव मी X = +2। तो फेरेट लगाइए और 2 कर दीजिए, ये आपका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। H2O2 का करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है। हमें एक बात पता है कि H2O2 का बेटा क्या है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और यहाँ पे हम बुक बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है बहुत अच्छी ना बने, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे आपने मान लीजिए आप बुक को खोलते हैं जिस तरीके से, है ना, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा बेटा। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में कुछ मान लीजिए इस तरह का बन गया है, और आपका यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इस वाले में हाइड्रोजन है, इस वाले प्लेन में दूसरा हाइड्रोजन है। ये एंगल आपका सॉर्ट ऑफ 95 डिग्री होता है बेटा, ये वाला 115, बुक के जो 2 पेजेस खुले हैं उनके बीच में, तो ये 95 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट मैच कर रहा है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दे रखा है H2O2 का, लेकिन वो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे ट्रू स्ट्रक्चर पूछा है, ये वाला, है ना, किंगजेट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बेटा, किंगजेट स्ट्रक्चर, है ना, लेकिन ये ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी बनाते हैं बट दिस इज नॉट द ट्रू स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे D&F ब्लॉक से है, और क्या पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट हैं, और हमें भाई क्या बताना है, वहां पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, लेंथेनम +3, और लेंथेनम का एटॉमिक नंबर बोल दिया है 57 था बेटा, और बोल रहे हैं ल्यूटेटियम भी +3, और बोल रहे हैं ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 71 था। ठीक है, अच्छा अब बता क्या बोल रहे हैं, डू नॉट शो एनी कलर इन सॉल्यूशन। देखिए मतलब क्या है भाई, अगर पैरामैग्नेटिक रहा तो शो कर देगा, पैरामैग्नेटिक नहीं रहा तो नहीं करेगा। क्या यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, La 57 है, La +3 कितना हो जाएगा, 54 तो बेटा जेनन का है, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, डायमैग्नेटिक होगा, ये तो नहीं करेगा कलर शो। ल्यूटेटियम की मैं बात करूं तो ल्यूटेटियम का बेटा कैसा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेनन कर दीजिए आप, 54 हो गए हैं। ठीक है, और ऐसे देखिए अगर आप भूल जाते हैं तो रटने की जरूरत नहीं है ना, पहले आपका आएगा हीलियम, नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, फिर जेनन आता है। जेनन 5th पीरियड में आ रहा है, मतलब 5th तक कितने हो गए, 54। 71 में से मैंने 54 सब्ट्रैक्ट किए बेटा, कितने आ गए यहाँ पे, 7 आ गया और 1 आ गया, 17 बचे हैं। तो मैंने कहा 17 की और फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, 6th शेल आएगी, तो 6s यहाँ पे रहेगा, 6 भी लास्ट में रहेगा। अच्छा मतलब बीच में क्या आएगा, और छठे से 4f शुरू हो जाता है, 4f और 5d भी आएगा, तो 2 यहाँ पे भर दीजिए, 14 यहाँ पे भर दीजिए, 14 to 16 1 यहाँ पे कर दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4f14 5d1 6s2। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको भर सकता हूं। अब +3 बोला है तो ये 3 चले जाएंगे, 4f14 बचेगा बेटा, तो बचेगा जेनन 4f14 फुल्ली फिल्ड है, तो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सॉल्यूशन में कलर शो नहीं करेगा। यानी ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर 2
इट सेज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनॉइड्स इज +3। हाँ बिल्कुल सही बात है, लैंथेनॉइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3 ही होती है। ऑप्शन नंबर 3, अमंग द डाइवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस मतलब बात कर रहे हैं बेटा M+2 की, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो अपनी है, मतलब कि स्कैंडियम से जिंक वाली जो अपनी लाइन है उसकी बात कर रहे हैं कि मैग्नीज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। देखिए भाई, मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉर्मल कितना होता है बेटा, 3d5 4s2। आप +2 कर देंगे तो ये गए, तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके बेटा 5। डाइवेलेंट की स्टेट में बोल रहे हैं, तो हमने कहा जी हाँ, है ना, मैक्सिमम 5 डाइवेलेंट में हो सकते हैं, तो मैग्नीज ही बेटा क्या है यहाँ पे आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे होगी, क्योंकि ये पांचों डी में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना। और देखिए ये हो सकता था कि मान लीजिए अगर आपका क्रोमियम, अगर हम +2 की बात ना करें, उस केस में अगर आपका होता तो उस केस में 3d5 4s1 हो जाता, लेकिन हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं, आपको डाइवेलेंट भी बनाना है, तो उस केस में बेटा आपको नहीं मिल पाएगा, राइट, क्योंकि डाइवेलेंट बनाएंगे तो आपके S से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और S से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डी में ही 5 को रखने की है, तो किसका रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम, मैंगनीज का। ये भी सही है, मतलब ऑप्शन 4 गलत होगा, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। एंड फोर्थ सेज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक वाले सारे ट्रांजिशन हैं जी नहीं, इसका उल्टा तो सही है कि सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए जो डेफिनेशन बेसिक है वो है कि वहां पे डी डी ट्रांजिशन होना चाहिए, डी डी ट्रांजिशन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, मतलब किसी या तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी ग्राउंड स्टेट में ही हो, किसी एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है जैसे, लेकिन जिंक अगर आप देखें तो वो Zn की फॉर्म में रहेगा या Zn+2 की फॉर्म में रहेगा, दोनों ही फॉर्म में वो D10 रहेगा, तो वहां पे डी ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम केस है तीनों के साथ, दैट्स वाई ये तीनों ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रांजिशन जितने भी होंगे वो डी तो होंगे, लेकिन सारे डी ट्रांजिशन नहीं होंगे, तो डी ब्लॉक के तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moving on to the next question, question number 11. It says an inorganic salt है आपके पास, is lemon yellow in color. It becomes orange in color. और क्या बोल रहे हैं, उसका कलर बेटा क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है when it is acidic and again becomes yellow when it is alkaline. एसिडिक है तो ऑरेंज हो जाएगा और बेसिक है तो अल्कलाइन हो जाएगा। ये बताइए इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन सा। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, हमें एक बात देखिए, या तो आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए भाई, हाँ एक तरीका वो है, या फिर अगर आपको याद हो डी ब्लॉक में क्रोमेट और आपका जो डाइक्रोमेट है उनका इक्विलिब्रियम एसिडिक बेसिक मीडियम में किस तरफ शिफ्ट होगा, अगर आपको याद हो, देखिए क्रोमेट हो गया बेटा आपका येलो, डाइक्रोमेट हो गया ऑरेंज, तो मतलब सिचुएशन उसी तरह की कुछ मैच कर रही है। और ऐसा क्वेश्चन एक पिछले एग्जाम में भी था, सिमिलर तरीके से नहीं था लेकिन इस इक्विलिब्रियम को किस तरीके से, है ना, तो CrO4 + 2H+, इस तरीके से रहता है बेटा इक्विलिब्रियम, और आपका Cr2O7 + 2H2O। एक बात हमें यहां से पता लगती है क्या, कि आपका जो भाई एसिडिक मीडियम, अगर मान लीजिए अब एसिडिक मीडियम बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो आपको क्या है बेटा वहां पे ऑरेंज कलर दिख रहा है, बेसिक करोगे H+ खत्म होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो येलो कलर दिखेगा, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा क्रोमेट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। वैसे भी बाकी अगर आप देखो, कॉपर नाइट्रेट दिया है, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है, फिर दिया है आपको फेरिक क्लोराइड, वो ब्लैक कलर का होता है सॉर्ट ऑफ, और आपको एक दिया है पोटाशियम फेरिसाइनाइड, वो बेटा आपका क्या है, थोड़ा रेड कलर का होता है, तो वो तीनों वैसे भी नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला आपका येलो कलर का होता है। आप कलर से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको ये क्लिक कर जाए तो बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में इट सेज व्हेन Na रिएक्ट विद NH3 गैस, तो सोडियम की रिएक्शन करवा दी है, NH3 गैसियस से करवाई है, NH3 गैसियस से आप करवाएंगे तो सिंपली सोडियम बेटा क्या है, यहाँ से आप बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये Na++ इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये NH3 बेटा कुछ आयोनाइजेशन यहाँ पे होगा, NH2- + H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा, और ये सोडियम अमाइड के साथ चला जाएगा, सोडा अमाइड बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन वहां पे होगा, और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है करेक्ट रिलेशन ऑफ O बॉन्ड लेंथ, O बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास हैं O2AsF4 है, एक सिंपली O2 है, एक KO2 है। देखिए भाई
के पे होगा बेटा प्लस चार्ज, मतलब ये O2 माइनस है, सुपर ऑक्साइड है, ये सिंपली डाइऑक्सीजन है। और यहाँ पे आपका जो AsF4 है इस पे होगा बेटा AsF4 माइनस, क्योंकि आर्सेनिक आपका +3 में स्टेबल रहता है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि भाई +3 ये -4 ये, तो -1 ऊपर आएगा, तो मतलब O2 पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में सिंपली इतना बोल रखा है कि O2 प्लस है, एक O2 है, एक O2 माइनस है, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। हमें एक बात पता है ना, हम यहाँ पे पूरा MOT वाला नहीं भरेंगे, हमें पता है क्या होता है। अगर हम 2pz से शुरू करें, सिग्मा 2pz आता है, फिर पाई 2px आता है, पाई 2py ग्रेटर देन 14 वालों के लिए भर रहे हैं, क्योंकि सब में ही 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, तो ये हो जाएगा। फिर एंटी बॉन्डिंग में पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो आपके इससे पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके होते हैं, 8 9 10 11 12 14, अरे क्या कर दिया हमने, 8 6 14 to 16 यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अच्छा 16 अगर हो गया है तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है भाई, O2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखेंगे बेटा तो बॉन्डिंग में 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। जब O2 प्लस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, जो जिसकी वजह से हो जाएगा 6 - 1/2 2.5, और जब O2 माइनस करोगे तो एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, विच विल मेक इट 6 - 3 1.5। तो मुझे दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा वो होगा O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O2 उसका ज्यादा होगा O2 माइनस, तो बॉन्ड लेंथ का जस्ट रिवर्स होगा, मतलब O2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे बड़ी होगी O2 की, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी O2 प्लस की, ठीक है। ये ऑर्डर बेटा किसका है, आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में, इट सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट CH बॉन्ड। आपको ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्गेस्ट CH बॉन्ड बन रहा है। अच्छा आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, GOC की नॉलेज से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। देखते हैं किस tरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। GOC वाले अगर आपको अच्छे से आता है तो उससे भी आप इसको बेटा आराम से अप्रोच कर सकते थे इस क्वेश्चन को। 14th, अगर आप देखो CH बॉन्ड लेंथ का हमें ऑर्डर बताना है, एक ये है आपके पास, ठीक है, ये सारे H हैं जो नहीं लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में C डबल बॉन्ड C है और आपको इथीन दे दिया गया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3 में एसिटिलीन दे दिया गया है। तो यार सिंपल सा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये तो S है, तो क्या है मतलब यहाँ पे sp3 और S की ओवरलैपिंग है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे sp2 और S, ये S किसका है, हाइड्रोजन का, और यहाँ पे बेटा sp है तो sp और S की ओवरलैपिंग है। तो S तो सब में कॉमन है। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी हो, आप एक चीज देख सकते हो कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें इधर से इधर %s करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। देखिए %p करेक्टर इंक्रीज करता है तो मतलब बॉन्ड आपका क्या है बेटा, थोड़ा सा उसमें इलोंगेशन आएगा, लंबा होगा, क्योंकि p आपका इस तरह के शेप का होता है। लेकिन अगर s बढ़ेगा तो आप बोल सकते हो कि उसकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और आपका वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, उसमें इलोंगेशन ना के वो थोड़ा सा आप बोल लीजिए छोटा टाइप का रहेगा। तो अगर मैं sp3 sp2 sp में बात करूं तो सबसे छोटा क्या है आपका sp वाला रहेगा, और s तो कॉमन है तो सबसे छोटा बॉन्ड कौन रहेगा, मतलब अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, सबसे बड़ा sp3 वाला फिर sp2 वाला। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये, तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड sp वाला होगा, तो यही क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग भी होगा, ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। केमिकल बॉन्डिंग से अगेन एक आसान क्वेश्चन, पोलर बताना है बेटा, 1 2 3 4 बना लेते हैं। पहला है आपका XeF4 में अगर मैं देखूं, ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर बच गए हैं, तो आपका किस तरीके से बनेगा बेटा, ज़ेनॉन ये चारों इस तरीके से प्लेन में, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, कुछ इस तरह का बन गया है आपका स्क्वायर प्लेनर शेप का। तो मैंने कहा इसमें क्या पोलैरिटी होगी, जी नहीं, इधर से ये वाली कैंसिल, प्लेन वाली सारी कैंसिल, ये तो नॉन पोलर है। BF3 तो बहुत बार आता है भाई, 120 डिग्री के एंगल्स होंगे सब में, और यहाँ पे भी सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका भी μ0 आएगा, उसका भी μ0 आया था। एक लास्ट में है SiF4,
तो ऐसा ही सिलिकॉन के साथ ये लीजिए भाई 4F लगा दिए हैं, टेट्राहेड्रल है, इसमें भी कहाँ से आप डाइपोल मोमेंट क्रिएट करोगे, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 वही करेक्ट होगा। उसमें दिया है SF4। SF4 की अगर मैं बात करूं बेटा तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ने बॉन्ड बनाए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp3d वाला केस है, मतलब आप सल्फर को यहां रखिए, लोन पेयर तो आपका इक्वेटोरियल ऑक्यूपाई करेगा और आपके 2F यहां पे आ जाएंगे, 2 आपके इस तरीके से आ जाएंगे। ये तो सीसो शेप है, लेकिन जो भी हो आपकी यहां पे डाइपोल मोमेंट तो कुछ ना कुछ रहेगी, कैंसिल नहीं होगी, तो यही पोलर मॉलिक्यूल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फाइंड करनी है, पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन है बेटा। और यहाँ पे अगेन आपका आयनाइजेशन एनर्जी और आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका यूज करके आपसे पूछा गया है। हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल से आपके जितने भी क्वेश्चन एमजेटीज में रहे हैं मोस्टली में यही फंडे लगाए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर उनके साइज का ऑर्डर। साइज का फिर भी बहुत कम बार पूछा है, मोस्टली इट हैज बीन अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच मीन्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। या फिर आपका ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, कौन किस में सोल्यूबल होगा, उस पर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फाइंड करनी है, कौन सी, एक्सोथर्मिक। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 4 ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। इसमें बोल रहा है F माइनस अगर F प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाए, अच्छा। नेक्स्ट में बोल रहा है F प्लस Cl माइनस में Cl प्लस F माइनस हो जाए। नेक्स्ट में बोल रहा है जेनॉन प्लस He प्लस से He प्लस जेनॉन पे प्लस आ जाए। और लास्ट में बोल रहा है O2 को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, O2 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ऑक्साइड बना दें। चलिए देखिए भाई, हमें एक बात पता है कि अगर फ्लोरीन को F माइनस बनाते तो बेटा क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती। लेकिन अगर आप F माइनस से F बना रहे हो तो ये अब उसका जस्ट उल्टा कर रहे हो ना यार, तो ये तो एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देके F माइनस बनाते दैट वुड हैव बीन एक्सोथर्मिक, लेकिन F माइनस से F बनाओगे जस्ट रिवर्स, दिस वुड बी एंडो। यहां पे देखिए हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं बात करूं तो साइज फैक्टर डोमिनेंट होने की वजह से हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है कि क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, मतलब क्लोरीन चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दो एज कंपेयर टू F माइनस, है ना, ये ज्यादा बनना चाहेगा, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर मैं Cl से Cl माइनस बना रहा हूं तो उसमें रिलीज होगी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, F से F माइनस बना रहे हैं और Cl माइनस से Cl, तो ये तो उल्टा हो गया। क्या एक्सोथर्मिक होता कि F माइनस से F बनाते और Cl से Cl माइनस, क्योंकि Cl से Cl माइनस की F से F माइनस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो ज्यादा रिलीज होती है आपकी। मैं कह रहा हूं कि अगर बेटा Cl से Cl माइनस में मान लो ये माइनस x है और F से F माइनस में जो रिलीज, हम रिलीज की बात कर रहे हैं, है ना, तो x ही बोल देते हैं, और ये y है, तो हमें पता है ये ज्यादा होती है। अब आपने क्या किया, आपने Cl माइनस से Cl बनाया, इससे ये बना दिया, मतलब आपको x अभी देनी पड़ रही है, तो x देनी पड़ रही है, रिलीज माइनस y हो रही है, लेकिन जो देनी पड़ रही है वो ज्यादा है, तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया ना यार, तो ये भी एंडो है। थर्ड देखिए बेटा, ये अब क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी पे है। अगर आप नोबल गैसेस के लिए बात करोगे, ये आपका हीलियम नियॉन, करते करते मैं जेनॉन पे चला गया, मैंने कहा नीचे जाऊंगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जेनन। तो अगर मैं हीलियम से He प्लस बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, तो अगर He प्लस से He बनेगा तो ज्यादा रिलीज होगी, राइट भाई, He से He प्लस बनेगा तो ज्यादा देनी पड़ती, तो He प्लस से He बनेगा तो ज्यादा रिलीज होगी, और इसमें कम देनी पड़ेगी, तो ये तो एक्सो है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए बेटा, अगर आप ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन देते और आप O माइनस बनाते तो ये तो एक्सो होती, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला फंडा लगता, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो, जेड इफेक्टिव लग रहा है, इंटरेक्शन एनर्जी वहां पे क्या है, बेसिकली एनर्जी रिलीज होती। लेकिन आप ऑलरेडी माइनस बना चुके हो और फिर आप 1 इलेक्ट्रॉन और डालना चाह रहे हो, ये कभी भी एक्सो नहीं हो सकती, नो मैटर व्हाट, चाहे यहां से आपका चाहे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ना बन रहा हो, मैं कह रहा हूं चाहे यहां पे आपका कुछ ऐसा क्यों ना हो Np5 और वहां से चाहे Np6 क्यों ना बन रहा हो, सेकंड वाली कभी भी इट कैन नॉट बी एक्सो, इट हैज टू बी एंडो। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो एंडो ही होगी, एक्सो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है टोलेंस टेस्ट। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव कर चुके हैं। टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय, तो हमें पता है भाई टोलेंस टेस्ट, हम 4 टेस्ट पढ़ते हैं वहां पे एल्डिहाइड कीटोन्स में बेटा, 3-4 मोस्टली।
टोलेंस टेस्ट आपका हो जाता है, बेनेडिक्ट हो जाता है बेटा, आपका शिफ्ट टेस्ट हो जाता है, तो ये सारे टेस्ट आपके होते हैं, राइट। इन सब में अगर मैं बात करूं तो ये आपके एल्डिहाइड्स को कीटोन्स से सेपरेट करने के लिए होते हैं। एल्डिहाइड्स की क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो वो आपका जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और एल्डिहाइड्स को ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाओगे। यू नीड मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर यू नीड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कीटोन्स टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो आपका टोलन जो है बेसिकली जो कि क्या है आपका AgNO3 और आपका NH4OH होता है, ये दोनों मिलके आपको बेसिकली क्या देते हैं AgNH3 ट्वाइस प्लस, तो Ag यहाँ पे +1 में है। जब आप इसकी एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हो, नो मैटर ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है एरोमेटिक, दोनों के साथ ही टोलन देता है, लेकिन बेनेडिक्ट जो आपका हो गया वो दोनों के साथ नहीं देता है, वो केवल एक के साथ ही देता है, एलिफेटिक के साथ। सो टोलन बीइंग अ मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो टोलन क्या है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, मतलब चाहे तो आपका ये CH3CH हो, ठीक है, एसिटल्डिहाइड हो या फिर बेंजल्डिहाइड हो, दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होगा तो Ag प्लस Ag में जाएगा और उसी को हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। वो Ag प्लस जब चिपकेगा वहां पे तो बिल्कुल आप अपनी फोटो देख सकते हो उस टाइप का, बिल्कुल वो एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे एलिफेटिक हो बेटा चाहे एरोमेटिक, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन एसीटोन ऑप्शन नंबर 3 में दिया है एसीटोन, एसीटोन तो कीटोन है ना यार, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इट सेज आपके पास क्या है, वही आपका अमीन्स में वही डाइजोनियम पे क्वेश्चन है बेटा। NH2 दिया है, यहाँ पे मिथाइल दिया है, पहले डाइजोनियम बना रहे हैं, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री, तो आपके पास क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस मिथाइल वैसा का वैसा रहेगा, और फिर इसको D बोल दिया है। फिर आगे क्या करवा रहे हैं, आगे रिएक्शन करवा रहे हैं CuCN KCN से बेटा, हीट कर रहे हैं, सेंड में रिएक्शन है, N2 यहाँ से उठ जाएगा, साइनाइड अटैक मार देगा तो Cn माइनस N2 की जगह लग जाएगा, यहाँ पे बेटा Cn आ जाएगा, मिथाइल एज इट इज रहेगा और प्लस आपका N2 गैस रिलीज होगी। ये आपको मिल जाएगा बेटा, और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एल्डिहाइड कीटोन से बेटा कैनिजारो रिएक्शन पे क्वेश्चन है। कैनिजारो रिएक्शन पे क्वेश्चन है, आपके पास 2 बेंजीन रिंग इस तरीके से हैं, यहां पे भी एल्डिहाइड है, यहां पे भी एल्डिहाइड है, और पहले क्या करवा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस। हमें पता है भाई आप की है क्या है, कैनिजारो है, क्यों, क्योंकि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, sp3 कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, और वो नहीं है तो एक ही तरीका बचता है कि कैनिजारो हो जाए। कैनिजारो मतलब आपका एल्डिहाइड वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा भाई, अब यहाँ पे क्योंकि 2 ग्रुप हो गए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन यहाँ पे नहीं होगा बेटा, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, दूसरा क्या हो जाएगा रिड्यूस, तो एक ऑक्सीडाइज होगा मतलब क्या बन जाएगा वहां पे, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और एक आपका बन जाएगा CH2O माइनस, लेकिन कार्बोक्सिल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल से तो ये H प्लस निकल के यहाँ लग जाएगा। फिर इन्होंने क्या H3O प्लस भी दिया है, ये बनने के बाद H प्लस देके हीट किया है, H प्लस दिया है मतलब कार्बोक्सिलिक भी ये बन जाएगा बेटा। ये एसिड है, ये अल्कोहल है, हीट कर रहे हो, एस्टरिफिकेशन करवा दीजिए, यहां से पानी निकाल दीजिए, तो हमने क्या बन जाएगा भाई, ऐसा करेंगे तो बेटा एक आपकी बेंजीन रिंग इस तरीके से थी, एक आपकी बेंजीन रिंग इस तरीके से थी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आया, बीच में O आया, यहाँ पे CH2 आया, इस तरीके का कुछ बन जाएगा, और इस तरीके का बेटा आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। जनरली तो भाई अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट बनते हैं, लेकिन अगेन फर्दर आप अगर एसिडिफिकेशन करवा के हीट करवाओगे तो इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपकी रिंग फॉर्मेशन हो जाए, एस्टरिफिकेशन हो जाए, देन दैट विल टेक प्लेस, है ना। तो वही इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है बेटा, पिरिडीनियम, ये आपका रिडॉक्स से है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस वाला जो चैप्टर है वहां से उठाया गया है। एक कंपाउंड दिया गया है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC आपको दिया है, बोल रहे हैं भाई क्या क्या ऑक्सीडाइज होगा। PCC हमें पता है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल रहा बेटा उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री को तो कीटोन में ही करेगा चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, और 3 डिग्री को तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम बात करें 1 डिग्री को एल्डिहाइड में करेगा। इतना अगर आपको याद होता
तो आप ये क्वेश्चन बना लेते। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो हमने कहा भाई 2 डिग्री को कीटोन में कर दो, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कर दो। बस इतना सा आंसर है बेटा, यही बनाना था ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन ऑफ ईथर है, ईथर का ये HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। CH3O C2H5 किसके साथ रिएक्शन है बेटा, HI के साथ। कई बार करवा चुके हैं, HI से आपको H+ मिलेगा, वो H+ आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब आपके पास जो I- है वो कहाँ अटैक करेगा, हमने कहा देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो बेटा तो ये यहाँ पे थोड़ा हिंड्रेंस है, क्योंकि CH2 फिर CH3 है, राइट। तो यहां अटैक करने से बेटर क्या है, SN2 है बेटा, यहां अटैक करते हैं ना, 1 डिग्री है तो ये SN2 पाथवे से रिएक्शन आगे जाएगी। ये नहीं होगा, यहां जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका CH3I प्लस C2H5OH। अगर दोबारा HI से रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे फर्दर आपका हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा बोला नहीं गया है। तो क्या बनेगा बेटा, CH3I प्लस इथेनॉल, ऑप्शन नंबर 3rd। Move on to the next question, question number 22. It says which of the following is most reactive towards SN1? SN1 के लिए कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, 3rd यहाँ लिख देते हैं, 4th यहाँ लिख देते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक कुछ इस तरह का है। यहाँ पे Cl है, दूसरे में क्या है बेटा आपके पास, ये है ना बेंजाइल क्लोराइड टाइप का है। तीसरे में क्या है, CH3Cl है। 4th में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मैंने कहा देखिए हम क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कि भाई SN1 बताना है, मतलब लिविंग ग्रुप जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ अरे 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन, वाहियात। अच्छा यहाँ अरे ये तो भैया sp क्या है आपका बेटा, ये आपका sp बन गया है अभी तो, है ना। तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ये देखिए अब 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ये तो एरोमेटिक है। और यहाँ पे जरूर आपका भाई अंदर कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन वो एरोमेटिक वाले से ज़्यादा स्टेबल थोड़ी ना हो जाएगा। तो हमने कहा बेस्ट तो ये है, ऑप्शन नंबर 1 चाहेगा SN1 के थ्रू रिएक्शन करना, तो बेटा करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है, पहले आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाई है और फिर हीट किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा कीटो बन रहा है, पहले आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाई है और फिर उसको हीट किया है। हीट किस लिए किया है, क्यों किया है, क्योंकि बीटा कीटो बन रहा है, CO2 गैस रिलीज होगी। तो आसान क्वेश्चन है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे करवाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, तो पहले आपको दिया है एक इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे ये एक एसिटाइल ग्रुप भी है। पहले I2NaOH, पहले क्या है बेटा I2 प्लस OH माइनस, तो आपको यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है यार, ये क्या ग्रुप है, C डबल बॉन्ड और CH3, मिथाइल कीटोन है। तो यहाँ से क्या बनेगा, CHI3 प्लस ये कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड O सर यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर इन्होंने H+ दिया है क्योंकि इसका एसिडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, फिर इन्होंने हीट किया है। हमने कहा इस कार्बोक्सिलिक के लिए ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे कीटो है बेटा, CO2 निकल जाएगी, तो क्या बचेगा, CO2 चली गई तो डबल बॉन्ड O एंड मिथाइल। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3rd, है ना। ये प्लस यहाँ पे ये CH3 CHI3 तो बन ही गया था, तो दोनों ही मिलेंगे आपको। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि आपको ये दिया गया है R कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, इसके साथ R1, इसके साथ R2, और जो एनालिसिस करवा रहे हैं कौन सा, रिडक्टिव, तो O3 जिंक H2O। इतना इजी क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर आप ये करवाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, है ना, कार्बन हाइड्रोजन का नहीं टूटेगा, रिडक्टिव है, ऑक्सीडेटिव होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से मिलता, लेकिन रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड ही मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस O C डबल बॉन्ड यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3rd में।
क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान रही है एमजेटीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। तो क्या करवा रही हैं, मान लीजिए ब्रोमी, ये बेंजीन है, क्या बोल रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से, भाई हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, Br2CS2 बोल लीजिए। बेसिकली आप यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के Br को ला रहे हो किसी एक पोजीशन पे, है ना। तो Br प्लस यहाँ पे बेटा आपका क्या, ये ऐसे अटैक करेगा, फिर H प्लस निकल जाएगा, एरोमेटिसिटी वापस आएगी, ये बनेगा। तो अगर देखिए इसके मैकेनिज्म के थ्रू जाइए आप, अगर आपको पता करना है कौन स्लो रिएक्ट करेगा कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, तो आसान है। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बेटा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो क्या बनेगा, प्लस है तो डेंसिटी इसके पास गई तो यहां पे बच गया प्लस। इस प्लस को कोई स्टेबलाइज कर दे तो रेट बढ़ेगा, डिस्टेबलाइज करेगा तो रेट घटेगा। मतलब अगर कोई बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो उसका रेट बेंजीन से स्लोअर होगा। अब ऑप्शन देखिए बेटा, एक ऑप्शन में आपको दिया गया है टोलुइन, टोलुइन में तो बेटा CH3 प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, तो ये तो रेट को बढ़ाएगा, ये नहीं होगा। फिर आपको दिया गया है फिनोल, फिनोल में तो बेटा ये प्लस M शो करेगा, ये भी नहीं होगा। फिर आपको दिया गया है एनिलीन, एनिलीन में भी NH2 प्लस M शो करेगा, लोन पेयर है, ये भी नहीं होगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वहां पे नाइट्रो बेंजीन है बेटा, और अगर आप नाइट्रो लगाओगे, नाइट्रो तो -M -I शो करेगा बेटा, तो वहां पे ऑब्वियसली दैट विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन दिस सबस्ट्रेट इज रिएक्टेड टू E2। तो E2 से एक रिएक्शन, एक सबस्ट्रेट है, बोल रहे हैं E2 हो रहा है ना। तो मान लीजिए आपके पास रिएजेंट जो होगा वो अल्कोहलिक KOH वगैरह है, हीट कर रहे हो। हमें एक बात पता है कि E2 में लिविंग ग्रुप का जाना और बेस का H+ को लेना दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, और एंटी पेरीप्लानर, और बेसिकली आपका वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 26, अगर मेरे पास ये R है, ये R2 है, मान लीजिए यहाँ पे L है, तो यहाँ से H+ का जाना और यहाँ से लिविंग ग्रुप का जाना सेम होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, साइमल्टेनियसली होगा। ऐसा नहीं है कि भाई लिविंग ग्रुप गया पॉजिटिव चार्ज बना, वो सब रायता नहीं होता है बेटा यहाँ पे, है ना। E2 की बात कर रहे हैं, E1 की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये Br है, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई E2 के लिए हमने रिएजेंट ले लिया, अल्कोहलिक KOH हीट कर दिया, OH माइनस आपका यहाँ से H+ लेगा और Br माइनस भी निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका Br माइनस निकल रहा है फिर बाद में बेस आके H+ ले रहा है, जी नहीं, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको फिनोल दिया गया है, फिर नाइट्रो बढ़ाते जा रहे हैं इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। हमें पता है अगर आप चाहते हो कोई एसिड ज़्यादा एसिडिक हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस बन गया ये, मैंने कहा इसके तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये डबल बॉन्ड हो, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ माइनस, ऐसा बनेगा। फिर और भी बनेंगे, ये माइनस यहाँ, ये ग्रुप यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे इस तरीके से, फिर एक और बनेगा माइनस यहाँ। तो मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर आप इसको स्टेबलाइज कर दो, विच मीन्स कि आपका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है आपको NO2, ऐसा एक ऑप्शन में एक और NO2 लगा दिया यहां पे, अगले में एक और लगा दिया है पिक्रिक एसिड। अगर आप सारी पोजीशन ऑर्थोपैरा की -M से आप ऑक्यूपाई करा दोगे, दैट वुड बी मोस्ट एसिडिक, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, अगेन जीओसी से क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आप देख ही रहे हो कितना बेसिक है। इस पेपर में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने चाहिए थे, है ना, क्योंकि ये पेपर आसान है, इस पेपर में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने चाहिए थे। मतलब अगर 180 का है तो जो हर बार मान लीजिए जो टॉप कर रहा है, जो अच्छा स्टूडेंट है अपना, उसके आप बोल सकते हो कि 165 170 इतने तो बेटा आपके आने चाहिए थे, ठीक है। चलिए, उतने तो आते होंगे 160 के आसपास तो नॉर्मली भी आपके, तो 170 प्लस मानो इस पेपर में आपके आने चाहिए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बतानी है, आसान क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड हो, है ना, ऐसा बना रखा है, फिर
ऐसा बना दिया है। फिर क्या किया है, चलिए, और लास्ट में क्या कर दिया है बेटा इन्होंने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, हम जो रूल लगाते हैं वो लगाते हैं कॉन्स। कॉन्स में आप बोल लीजिए कि भाई कोवेलेंट आपके जो है बेटा बॉन्ड्स ज़्यादा होने चाहिए, कहते हैं कि भाई आपका नंबर ऑफ चार्जेस कम रहने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर इक्वल चार्जेस हैं तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। और लास्ट में क्या है आप बेटा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो मैंने कहा देखिए सब में चार्जेस हैं, ऑप्शन नंबर 1 में कोई चार्ज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले आएगा। फिर तीनों में क्या है बेटा, दो चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस सेम हो गया है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए क्या आपके कोवेलेंट जो बॉन्ड्स हैं वो बराबर हैं। हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें बराबर हैं, इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड्स कम हैं। पाई बॉन्ड को तोड़ दिया है यहाँ पे टूटा है तो यहाँ बन गया है, तो इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड्स बराबर हैं, तो 1 और 2 आगे आएंगे, उसमें भी 1 आ गए क्योंकि 1 में कोई चार्जेस नहीं है, तो 1 के बाद 2। फिर थर्ड 4 में मैंने कहा चार्जेस दोनों में दो हैं, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो पता लग गया सीधा कि ऑप्शन नंबर 3 देन ऑप्शन नंबर 4। ये ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, इट सेज कौन कौन सा कंपाउंड टोटोमरिज्म शो कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे बेटा, 4 को यहाँ लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बनाया गया है, मैंने कहा बिल्कुल बेसिक मीडियम में क्या है आपका, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक H+ को ले जाइए, माइनस बनेगा, माइनस यहाँ लाइए, ये यहाँ लाइए, ये यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे, ओ माइनस H+ ले लीजिए, फिनॉल बन जाएगा। तो हमने कहा ये तो टोटोमरिज्म शो कर सकता है। देखिए सिंपल है, आपका जो डबल बॉन्ड O आ रहा है उसके कॉन्जुगेशन में आपका यहाँ पे क्या sp3 वाला हाइड्रोजन आना चाहिए। अगर उस H+ को निकालें तो वो चार्ज वहाँ से डिलोकलाइज होकर वहाँ पे जाना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे देखिए, ये मत सोचना आप कि ये वाला हाइड्रोजन निकाल सकते हो आप, बेटा ब्रेड्स रूल लगेगा। यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए पॉजिटिव बनने के बाद। वहाँ पे अपन क्या करना चाह रहे हैं, सॉरी H+ तो अपन निकालेंगे, नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव भी अगर आप बनाना चाह रहे हो इस पोजीशन पे तो उसका प्लेन सेम नहीं होगा इस वाले के प्लेन के, तो वो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे पास इधर पे हाइड्रोजन है ना, इसको निकालो ना, तो इसको निकालोगे, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसमें भी टोटोमर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इधर तो ऐसे कर दिया इन्होंने, ठीक है, इधर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इधर से इधर तो हो सकता है ना, ये H+ गया, यहाँ माइनस बनेगा, वो माइनस यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, वो माइनस यहाँ जाएगा। हमने कहा इसके भी टोटोमर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, मतलब सब में ही बन गए बेटा, 4th दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या करना है, IUPAC नेमिंग हमें क्या है बेटा वहां पे करेक्ट बतानी है। किसकी, एक इनकरेक्ट दे रखी है उसकी, क्या वो आपको बोल रखा है 2 इथाइल पेंट 3 आइन। अच्छा, पेंट बोल रखा है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 यहाँ पे 3 आइन कर देते हैं, 2 पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल कर देते हैं। मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो क्या मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं हो जाएगी, तो 2 पे इथाइल तो कहना बेवकूफ़ी है, तो मतलब, और क्योंकि अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी दोगे बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 पे मिथाइल, 6 की चेन बन गई, 4 पे मिथाइल हेक्स, 2 पे, 4 पे मिथाइल हेक्स, 2 पे बेटा क्या हो जाएगा, आयन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम, यहां से एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर मतलब भाई आपको एंजाइटी का जो है, थोड़ा एंजाइटी आपको हो रही हो, फिर आपको डर वगैरह लग रहा हो, ऐसे सब केसेस में आपको क्या है बेटा ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं। और आपको जो गिवन ऑप्शन है उसमें एक इक्विनिल करके दे रखा है ना, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, आपको इक्विनिल करके दे रखा है, वो आपका एक ट्रैंकुलाइजर है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, पता है तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं पता है तो कट जाएंगे। लेकिन बाकी जो सारे हैं, जैसे सिमिटिडिन दे रखा है, सिमिटिडिन क्या है बेटा आपके स्टमक में जो है एसिड रिड्यूसर है ना, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया उसके लिए दिया जाता है। और ओमेप्रेजोल है ना, ये भी स्टमक में अल्सर वगैरह उसके लिए दी जाती है। और एंटीहिस्टाडीन है आपकी प्रोमिथेजिन जो भी है। तो
ट्रैंक्विलाइजर जो है वो आपकी केवल एक ही बेटा इक्विनिल, थ्योरेटिकल था यार, इसमें मतलब कोई लॉजिक वॉजिक नहीं, आपको भी पता है, ठीक है। तो इक्विनिल क्या है बेटा, हमारा ट्रैंक्विलाइजर है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 में क्या लगा दीजिए, ए। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू है, और एक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस का रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट था वो भी फिजिकल का ही था। तो यहाँ से 14 क्वेश्चंस और हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 1 से व्हाट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 1.5% यूरिया सॉल्यूशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का क्या लें कि ये आइसोटोनिक हो, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो किसके, 1.5% यूरिया के। देखिए आइसोटोनिक हो मतलब उसका आइसोटोनिक मतलब उसका π1 इज इक्वल टू π2 हो, मतलब I1C1RT इज इक्वल टू I2C2RT। RT से RT कैंसिल हो गया है ना, ये ग्लूकोज का है बेटा, ये वाला यूरिया का है। आई दोनों का ही डिसोसिएशन नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो मैं कहूँगा मोल्स ग्लूकोज के बाई वॉल्यूम ग्लूकोज वाले का डिवाइडेड बाई मतलब उसके सॉल्यूशन का, राइट, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मोल्स आपके यूरिया का डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम कौन से सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 1.5% जो आपको दे रखा है इसको हम वेट बाय वॉल्यूम ही मान के चलेंगे क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम ही यहाँ पे हमने से पूछा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका मतलब है 1.5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, तो 1000 ml में कितना आ जाएगा बेटा, 15 ग्राम, राइट। और 15 ग्राम आ गया तो मोल्स कितने हो गए यूरिया के, 15 बाई मोलिकुलर वेट 60, 1/4, राइट। चलिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 इंटू उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 1000 ml मतलब 1 लीटर। यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे, मान लिया W वेट बाई वेट परसेंट है तो W है 100 ml में, सिमिलरली तो 10 W हो जाएगा 1 लीटर में, ठीक है। और इतना तो ग्राम हुआ बेटा, और ये तो गिवन वेट है बाई मोलिकुलर वेट C6H12O6 180 आएगा। तो यहाँ से W जो आ गई वेट बाई वेट परसेंट दैट इज 18/4 9/2 4.5%। 4.5% ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। कौन सा यूनिटलेस है, क्या मोलैलिटी यूनिटलेस है, हमने कहा जी नहीं। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी को तो आप लिखते हो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, तो ये तो मोल पर केजी की यूनिट आ रही है। मोलैरिटी दिया है दूसरे ऑप्शन में, क्या मोलैरिटी यूनिटलेस है, जी नहीं। कॉन्सेंट्रेशन है तो ये तो मोल्स पर लीटर आता है, ये भी नहीं है। एक फोर्थ ऑप्शन है डेंसिटी, क्या डेंसिटी यूनिटलेस है, बहुत ही इजी सवाल है बेटा। मास बाई वॉल्यूम है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एटसेट्रा, ये भी यूनिटलेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पे यूनिटलेस है। ऑप्शन नंबर 3 इज मास परसेंट। मास परसेंट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ क्या बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन, तो दोनों में ही क्या ग्राम बाई ग्राम आएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी। तो मास परसेंटेज यूनिटलेस क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में इट सेज रेड हॉट कार्बन विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ XO एंड YO, मतलब X के और Y के जो ऑक्साइड्स हैं उनको रेड हॉट कार्बन जो है वहाँ से ऑक्साइड को अपने पास ले लेता है और उनको XY को छोड़ देता है, लेकिन सॉरी Y X और Y से, लेकिन Z का जो ऑक्साइड है वहाँ से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। और एक इंफॉर्मेशन और दी है कि Y का ऑक्साइड X के ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेता है, तो हमें बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। भाई अगर कार्बन X और Y के ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले पा रहा है मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, या फिर उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन ज़्यादा क्या है वहाँ पे नेगेटिव होगा उसका गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूँ अगर कार्बन, क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन अगर X और YO से है ना इनको X और Y बना दे रहा है, मतलब कार्बन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है X से और Y से। फिर बोल रखा है Y जो है
वो, लेकिन Z वाले से नहीं कर पाता है। तो मतलब Z की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है। फिर बोल रहा है कि Y जो है वो X को भी रिप्लेस कर देता है ऑक्साइड से, तो मतलब Y की रिएक्टिविटी X से ज़्यादा है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि Y की X से ज़्यादा है और कार्बन की XY से ज़्यादा है और Z की कार्बन से ज़्यादा है, तो मतलब Z की सबसे ज़्यादा है, ZYX ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन द सोडियम सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन है किसका बेटा, सोडियम सल्फेट का, NO2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो एनोड पे 2.4 लीटर ऑक्सीजन जो है इवॉल्व हुई है, तो बोल रहे हैं कैथोड पे कितनी हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। देखिए मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, एनोड पे आपके पास, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, कौन कौन से एनायन है ना, और कैथोड पे जाएंगे कैटायन, क्योंकि वहाँ पे बेटा रिडक्शन होगा। कैटायन कौन कौन से हैं आपके पास, Na+ है बेटा, और एक आप H+ बोल सकते हो, या फिर दूसरा क्या रिड्यूस हो सकता है कैथोड पे, H2O, H2 में जा सकता है, या सोडियम प्लस सोडियम में। ये तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा ये नहीं होगा, मतलब कैथोड पे H2 रिलीज होगा। एनोड पे एक तो H2O बेटा O2 में जा सकता था, और एक सल्फेट, ये +6 में ऑलरेडी है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ से पर सल्फेट वाला जो है आपका परऑक्सी सल्फेट बना सकते थे, लेकिन वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है। तो हमने कहा ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो O2 लिबरेट हो रही है एनोड पे, कैथोड पे हो रहा है बेटा H2 लिबरेट। इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। मैंने कहा H2O से अगर हमें O2 लिबरेट करवानी है तो H2O से O2 2H2O करना पड़ेगा, पर 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये होगा बेटा एनोड पे हाल। कैथोड पे H2O 2H+ लेगा, 2 यहाँ पे लगा दीजिए, नहीं, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पे आप बोल सकते हो H2 गैस लिबरेट होगी प्लस 2OH-, ये होगा। तो मुझे क्या पता लग रहा है कि O2 के 1 मोल के लिए आपको 4 मोल ऑक्सीजन चाहिए, राइट, और H2 के 1 मोल लिबरेट होने के लिए मुझे 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर 4 इधर से लिबरेट होंगे तो 4 कैथोड पे एक्सेप्ट भी तो किए जाएंगे ना, तो मतलब O2 का 1 मोल लिबरेट होगा तो H2 के 2 मोल लिबरेट होंगे। और बेटा हमें पता है वॉल्यूम, और आप मोल का सीधा एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि STP पे 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, विच मीन्स कि मैं सीधा रिलेट कर सकता हूं कि अगर O2 का 2.4 लीटर है, मतलब O2 के मोल्स कितने हैं, 2.4 बाई 22.4 कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी, आप वॉल्यूम में ही डील कर सकते हो कि अगर O2 के 2.4 हैं तो H2 के डबल होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के मोल के करस्पॉन्डिंग O2 का 1 मोल आता है, लेकिन H2 का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग ही मिल जाता है। तो मतलब उसका 2.4 है, तो उसका कितना हो जाएगा बेटा, 4.8 लीटर आपके पास आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सरफेस केमिस्ट्री से है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। तो अपने को बताना है कि भाई ये आपका जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है उसकी करेक्ट इक्वेशन क्या है, और उसकी इक्वेशन क्या बताती है कि आपका क्वांटिटी ऑफ गैस कितनी एड्सॉर्ब हो रही है किसी सॉलिड की सरफेस पे, है ना, यानी कि x/m उसका ग्राफ प्रेशर के साथ ये क्या है वहाँ पे बताएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये बताता है x/m क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, बेटा ये क्या निकल के आता है आपका, Kp⁴ जहाँ पे 1/n आपका 0 से 1 रहता है, ठीक है। तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। Kp⁴ x/m ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है आपके पास आयरन फॉर्म सल्फाइड, कौन सा सल्फाइड बना रहा है भाई, आयरन Fe7S8, ये सल्फाइड बना रहा है। इसमें आयरन +2 में भी एग्जिस्ट कर रहा है और +3 में भी कर रहा है। हमें बताना है कि Fe के +2 के एटम और +3 के एटम का रेशियो कितना होगा। मान लीजिए +2 वाले x हैं तो +3 वाले कितने हो जाएंगे, 7 है तो 7 - x। सल्फाइड पे -2 चार्ज, 8 सल्फाइड हैं तो कितना हो गया, -16 चार्ज, तो इस पे +16 चार्ज, लेकिन x वाले 2 उस पर 2 चार्ज है तो 2x। 7 - x पे कितना चार्ज है बेटा, 3 चार्ज है, इज इक्वल टू +16 आना चाहिए। ये कितना आ गया, यहाँ से आ गया -x + 21 इज इक्वल टू 16, तो x यहाँ से आ गया +5, मतलब +2 वाला कितना है बेटा, 5 है, और 7 में से 5 गया तो +3 वाला 2 है, 5:2, ऑप्शन नंबर 4।
आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि रेट ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजन का रेट और हीलियम के डिफ्यूजन का रेट का रेशो क्या होगा। अपने को पता है बेटा ये सीधा आपका उनका जो मोलिकुलर वेट होगा उनके इन्वर्स में होगा, मतलब ये बोल सकते हो हीलियम का 4, हाइड्रोजन का 2, तो बेटा ये आ गया रूट 2 दैट इज 1.4, मतलब हाइड्रोजन का जो रेट है डिफ्यूजन का दैट वुड बी 1.4 टाइम्स हीलियम का रेट, 1.4 टाइम्स ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बेटा वो होता है जिसका K ज़्यादा हो, क्योंकि आप चाह रहे हो कि एक HA है जो H प्लस में जाएगा प्लस A माइनस, या बोल लीजिए HA प्लस H2O तो H3O प्लस। मैंने कहा इसका K का एक्सप्रेशन आप लिखोगे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपन HA का कॉन्सेंट्रेशन। H3O प्लस बढ़ेगा मतलब ज़्यादा एसिडिक है, मतलब K बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो pKa कम होगा, क्योंकि pK होता है बेटा माइनस लॉग K, K बढ़ेगा तो pK कम होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वुड बी एसिड हैविंग द लोएस्ट pKa, और लोएस्ट pKa आपको गिवन ऑप्शन में दिया गया है बेटा फॉर्मिक एसिड का, दैट इज 3.77 ऑप्शन नंबर 1। आप GOC से भी कर सकते थे, क्योंकि एक आपको दिया गया है फॉर्मिक, उसके बाद दिया गया है बेंजोइक, है ना, और फिर R ग्रुप लगा रखे हैं। R ग्रुप बेटा प्लस I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अपने को पता है फॉर्मिक ज़्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक से, वो ज़्यादा होता है एसिटिक से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने GOC में भी पढ़ी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी इजी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 आपका थर्मोडाइनमिक्स से है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको बोला गया है, आपको इक्वेशंस दी हैं बेटा, कुछ एक इक्वेशन दी है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 की फॉर्मेशन की, और उसके लिए आपको Cp दे दिया गया है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको O2 का भी दिया गया है, CO2 का भी दिया गया है, CO का भी दिया गया है। आपको बोल दिया है कि एंथैल्पी चेंज आपको जो है निकालना है 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 इक्वेशन जो दी गई है आपको दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गैसियस से बन रहा है बेटा CO2 गैसियस, और इस रिएक्शन का डेल्टा H0 ये बोल रहे हैं -67650 कैलोरी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा H2 डेल्टा नॉट ना डेल्टा H02 माइनस डेल्टा H01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा CpdT फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, डेल्टा CpdT। तो आपको जो है डेल्टा Cp निकालना पड़ेगा। डेल्टा Cp या Cp ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे आप, Cp ऑफ CO2 माइनस Cp ऑफ CO माइनस हाफ Cp ऑफ O2 स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। प्रोडक्ट के में से आपने Cp ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दिया, और ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। CO2 वाली दे रखी है बेटा 8.97 माइनस CO वाली दे रखी है 6.97 माइनस हाफ ऑक्सीजन वाली दे रखी है कितनी 7। ये कितना आ गया 2 माइनस 3.5 इज इक्वल टू -1.5 आपका डेल्टा Cp आ गया कैलोरी पर सेल्सियस। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा H2 डेल्टा है ना उतने टेम्परेचर पे जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा डेल्टा H01 दैट इज -67650 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा Cp -1.5। dt कितना है, आप जा रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस से 100 पे, चाहे केल्विन में बदल लो वो तो भाई आपका, क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं डजंट मैटर, आप सेल्सियस भी घटा सकते हो 75। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा -67762.5 कैलोरी। इतना आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी ये नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल 41 में क्या बोल रहे हैं बेटा, कौन से रिएक्शन की फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री से है, डेल्टा H0 रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H0 फॉर्मेशन। हमें पता है डेल्टा H0 फॉर्मेशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट में क्या है बेटा, वहां पे 1 मोल बनना चाहिए,
और किससे बनना चाहिए, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि CO2 बने तो मतलब कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से प्लस मैं कहूँगा O2 जो कि गैसियस फॉर्म में रहती है, इनसे अगर आप CO2 बनाओगे तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी वो इस रिएक्शन की या फिर CO2 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी भी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट वालों की हम क्या मानते हैं बेटा वहां पे, यानी कि रिएक्शन की जो होगी वो आपकी 1 मोल अगर बन रहा है स्टैंडर्ड वालों से, तो आप बोल सकते हो कि इस रिएक्शन की जो आपकी एंथैल्पी है वो इसकी डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन भी होगी। तो अगर मुझे ये निकालना है और अगर मैं ऑप्शंस देखूं मुझे क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये तो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन होगा कि आप एंथैल्पी फॉर्मेशन कब बोलोगे, किसी का भी 1 मोल बने और वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से बनाएं। अच्छा, तो ऐसा मुझे अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं तो यहां पे है बेटा 2CO गैसियस प्लस O2 भी गैसियस फॉर्म में, यहां बन जा रहा है 2CO2 गैसियस, 2 मोल बना रहा है, गलत हो गया, 1 बनना चाहिए था। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड से बना रहा है, तो ये तो सारी वाहियात चीजें कर रखी हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनना चाहिए था। उसके बाद बेटा क्या कर रहा है, N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस से क्या बना रहा है, N2O3। हमने कहा देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा O3 लिया है यहाँ पे, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं है, O2 होना चाहिए था, ये भी गलत है। थर्ड और फोर्थ हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, CH4 से बना रहा है। यार देखिए CH4 से बना ही नहीं सकते हो आप, स्टैंडर्ड स्टेट में लेना चाहिए आपको, तो कार्बन वगैरह होता तो ही, तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मीथेन लेके बना रहे हो तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या लिया है, जेनन लिया है बेटा गैसियस फॉर्म में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन को भी लिया है गैसियस फॉर्म में और 1 मोल ही बन रहा है आपका और किसका, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का। तो हमने कहा 1 मोल बन रहा है, इन ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, जी हाँ बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहे हैं, पीके भी आपको दिया गया है बेटा फ्लोराइड माइनस का कितना 10.84, हमें क्या बताना है HF का pKa। एक बहुत ही बेसिक सवाल अपने को पता है, बेसिक चीज कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू बेटा होता है pKw, और pKa अपने को निकालना है, x मान लो ये दे रखा है 10.84 इज इक्वल टू ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से x की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास आ गई, वो pK आ गया, pK कितना आ गया बेटा मेरे पास यहाँ से 3.16, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इसका K पूछा है, pK नहीं पूछा है। तो अगर मेरे पास pKa इज इक्वल टू 3.16 है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कैसे आया होगा, कुछ x इंटू 10⁻⁻4 रहा होगा, क्योंकि जब आपने इसका लॉग लिया होगा तो बन गया होगा 4 माइनस log x, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास है अगर 2 इंटू 10⁻⁻5 तो मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा माइनस इसका pK माइनस log 2 इंटू 10⁻5, ये हो जाएगा 5 माइनस log 2 4.7। तो अगर 4.7 है तो मैं उसको लिख लूँ 5 माइनस 0.3, 5 आएगा किससे 10⁻⁻5 से। सिमिलरली इसको मैं लिख लूँ 4 माइनस 0.84, 4 आएगा बेटा 10⁻⁻4 से, और ये आएगा बेटा किससे, आपका log 7 की वैल्यू है, ये log 7 की वैल्यू। नहीं पता तो आप तुक्का भी मार सकते थे, जैसे log 2 कितना होता है 0.3, log 3 कितना होता है 0.47, log 5 कितना होता है 10/2 कर लीजिए 0.7, मतलब इसे थोड़ा और ऊपर जाऊंगा log 10 1 हो जाता है, जिनके बीच में कुछ आएगा 5 और 10 के बीच में, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 7 इंटू 10⁻⁻4, इसका जब आप log लेंगे तो 7 माइनस 2 log 2 4 माइनस log 7 दैट इज आपका 3.16। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बेटा इस वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं। देखिए अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक गैस ऐड कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा ही, और कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सिचुएशन इज सिमिलर टू कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो आपका किस तरीके से इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा। 43 इक्वेशन क्या दे रखी है, PCl3 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl5
PCl3 प्लस Cl2, सारे गैसियस हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस। यार कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस कैसे एडिशन करोगे? एक ही तरीका है बेटा, क्या अगर मेरा वॉल्यूम इतना था, आप इनर्ट गैस डालना चाह रहे हो, प्रेशर तो बढ़ेगा, आप चाहते हो प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो थोड़ा वॉल्यूम का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। मैंने कहा इधर से अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब मैं बोल सकता हूं प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, इधर से केपी का एक्सप्रेशन लिखिए। केपी क्या होगा बेटा, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 into total pressure into mole fraction of Cl2 into total pressure divided by mole fraction of PCl5 into total pressure। मतलब ये टोटल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P स्क्वायर बाई P। तो प्रेशर बढ़ेगा तो Kp घटेगा, लेकिन प्रेशर क्या है, घट रहा है, प्रेशर घटेगा तो Kp बढ़ेगा। Kp बढ़ नहीं सकता है तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या आएगी, बैकवर्ड आएगी। हमसे क्या पूछा है, बैकवर्ड आएगी, मतलब ये जितना डिसोशिएट हो रहा था उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, क्या हमने कोई गलती की है? कांस्टेंट प्रेशर पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बेटा एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, विच मीन्स कि आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा बेटा। ओके, हमने यहाँ पे यही गलत कर लिया है ना यार, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है। अगर प्रेशर घटेगा तो Kp घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है। हमने वो बात क्या है वहां पे गलत बोल दी है। तो प्रेशर घटेगा, Kp घटेगा। Kp घट नहीं सकता है क्योंकि आप केवल एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कोई क्वांटिटी चेंज करने से इन सबसे K चेंज नहीं होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अगर Kp घटेगा, Kp घट नहीं सकता है, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी तो ये और डिसोशिएट होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड विद ए फोटोन ऑफ एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो फोटोन है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और आपको बोल रखा है कि हाइड्रोजन एटम है। तो आपके पास क्या है बेटा, n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में। अच्छा, तो मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 में कितनी एनर्जी होती है भाई, -13.6। n इज इक्वल टू क्या आप निकाल सकते हो, एनर्जी किसी स्टेट की -13.6 Z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। तो मैंने कहा इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी हो जाएगी बेटा -3.4, n की वैल्यू 2 रख लीजिए, z की वैल्यू 1 होगी फॉर हाइड्रोजन, इसकी हो जाएगी -1.5, n इज इक्वल टू 4 पे 0.85। अब देखना 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, अगर 13.6 से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे जाता है तो कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 13.6 में 3.4 कितना आ गया 10.2। मतलब ये जो डिफरेंस है वो 10.2 का है। अगर 1 से 3 ले जाओगे तो कितने का चेंज आएगा, 13.6 में बेटा 1.5 कितना हो गया बेटा ये 12.1 का। तो 1 से 3 जाएगा तो 12.1, तो और ऊपर ऊपर तो और बढ़ेगा एनर्जी गैप, मतलब ये 10.2 है उसके बाद सीधा 12.1 है, तो 11 वाला तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब 11 वाले की आप बात करोगे तो वो आपका किसी स्पेक्ट्रल लाइन में नहीं आएगा, मतलब ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके आपको कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलने वाली है, ऐसा नहीं होगा। स्पेक्ट्रल लाइन आपको बेटा कोई भी देखने को नहीं मिलेगी, जीरो स्पेक्ट्रल लाइन, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि क्वांटाइज्ड फॉर्म में क्या है वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तभी ऊपर जाएंगे, हम ये बात कर चुके हैं, है ना, कि n इक्वल टू 1 से 2 जाना है तो उसको इतनी ही एनर्जी का फोटोन चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको इतनी एनर्जी का चाहिए, 11 का दोगे तो कुछ नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में इट सेज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, उसमें आपको कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज एक तरीके से दे रखा है, हमें उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 बोला है कि कार्बन जो है वो मान लीजिए x प्रेजेंट है, तो बोल रहा है हाइड्रोजन 2/9 टाइम्स प्रेजेंट है कार्बन का, और ऑक्सीजन 4 टाइम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है 2/9x, मतलब ऑक्सीजन है 8/9x। तो आपके पास मास परसेंटेज आ गई है, सिंपल मैं बोल सकता हूं कि मास मान लो भाई इसका x है, इसका 2x/9 है, इसका 8x/9 है। अब यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, कितने हो जाएंगे, इसका भाई इसका मास होता है 12, इसका होता है बेटा 1 मोलिकुलर मास, इसका ये एटॉमिक मास बोलिए, मोलिक्यूल तो नहीं है ये 16। तो मैंने कहा ये हो गया x/12, ये हो गया 2x/9, 1 से डिवाइड करोगे सेम हालत रहेगी, 8x/9 इंटू 16, दिस कम्स आउट टू बी 8/8 x/18, राइट।
ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहते हो तो आपको एक सुटेबल जो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो आ रहा है वो आ रहा है x/2, 12, 2x/9, x/18। इनका एलसीएम ले लीजिए, मैंने कहा 36 आ रहा है। 36 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना बेटा, x तो कॉमन है, उड़ा दीजिए। 36 से करोगे तो ये आ जाएगा 3, रेशियो ये आ जाएगा 9, 9 4 जा 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा 18 2 जा 36, राइट। तो मतलब ये फॉर्मूला बन गया कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 2। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगर हमें पता करना है कि भाई मास कितना होगा, ये जो भी है, तो मतलब इसमें कोई इंटीग्रल वैल्यू एन मल्टीप्लाई होगी तो टोटल मास आ जाएगा। वो दे रखा हो तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, है ना, वो एन की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना वगैरह वगैरह। तो C3H8O2 ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है बेटा। आसान क्वेश्चन था। तो ये वाला पेपर काफ़ी आसान था कंपेयर टू आपका MJT 13th। मतलब ऑर्गेनिक भी इसकी आसान थी, फिजिकल भी आसान थी। 13th की कंपैरिजन में 14th तो पूरा ही आसान है। इनऑर्गेनिक भी काफ़ी आसान थी। तो इसमें आई होप आपके अच्छे नंबर आए होंगे। और आपका इसके बाद बेटा अगले डिस्कशन में मिलते हैं MJT 15th के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।